हेलो हेलो। हेलो। नमस्कार सर। सुनाई दे रहा है सर? मेरी आवाज़ आ रही है सर? कवि समाज रावत सर के समस्त नमस्कार सर। कवि समाज रावत सर के समस्त माननीय सदस्यों का अभिवादन। नमस्कार। मैं जोधपुर से डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव आज कवि समाज के पेज के माध्यम से आपके सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने इस पेज पर बोलने का मौका दिया। अब आ रही है सर आवाज़? सर सब अब ठीक आ रही है आवाज़? रुको ना। अब ठीक है सर? अब सही है? ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार सर। कवि समाज रावत सर के सभी गरिमामय पदाधिकारियों का मैं डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव अभिवादन करती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। स्वतंत्रता दिवस के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप सब प्रबुद्ध और विद्वजन यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, इतना अवश्य कहना चाहूँगी कि तब अंग्रेज़ों के समय में लोग गुलामी से मुक्ति के लिए शहीद हुए और अब आज के समय में देश की सुरक्षा और भारत माता की अस्मिता के लिए और हम सब की रक्षा के लिए जिस बहादुरी से वे लोग अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, उसके लिए हम सब उनको नमन करते हैं। आप सबका आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी जो भी पदाधिकारी इससे जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत। आज जब हम ये देखते हैं कि इतने जवान हम लोगों के अस्मिता के लिए, हमारी रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, तो हमें उस समय ये देख कर के बहुत तकलीफ़ होती है कि उनकी शहादत का कोई मोल नहीं। हर जगह बहुत अराजकता, दुराचार, भ्रष्टाचार, हिंसा सब इतना व्याप्त है कि उनका बलिदान जैसे कोई महत्व ही नहीं रखता। उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार की भी किसी को कोई ज़्यादा कोई सुध नहीं लेता और ये एक बहुत ही तकलीफ़ का विषय है। मैं इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए मूर्धन्य कवि श्री हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ।
शहीद की माँ। इसी घर से एक दिन शहीद का जनाजा निकला था। इसी घर से एक दिन शहीद का जनाजा निकला था, तिरंगे में लिपटा। तिरंगे में लिपटा हजारों की भीड़ में। तिरंगे में लिपटा हजारों की भीड़ में, कंधा देने की होड़ में सैकड़ों के कुर्ते फटे थे। कंधा देने की होड़ में सैकड़ों के कुर्ते फटे थे, पुट्ठे छिले थे, पुट्ठे छिले थे। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद के नारों से शहीद की माँ का रोदन डूब गया था। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद के नारों से शहीद की माँ का रोदन डूब गया था। उसके आंसुओं की लड़ी फूल खील बताशों की झड़ी में, उसके आंसुओं की लड़ी खील बताशे फूल की झड़ी में छिप गई थी। जनता चिल्लाई थी, तेरा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। तेरा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। गली किसी गर्व से दिप गई थी। गली किसी गर्व से दिप गई थी। इसी घर से 30 बरस बाद शहीद की माँ का जनाजा निकला है। इसी घर से 30 बरस बाद शहीद की माँ का जनाजा निकला है। तिरंगे में लिपटा नहीं, क्योंकि वह खास लोगों के लिए ही विहित है। क्योंकि वह खास लोगों के लिए ही विदित है। केवल चार कंधों पर राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। केवल 4 कंधों पर राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। के पुराने नारों पर चर्चा है बुढ़िया बेसहारा थी। चर्चा है बुढ़िया बेसहारा थी। जीवन के कष्टों से मुक्त हुई। गली किसी राहत से छुई मुई। यही विडंबना तब भी थी हमारे समाज में और आज भी यही विडंबना है। शहीदों को इसी प्रकार हम सादर नमन करते हुए अपने इस कार्यक्रम को, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। आप सभी लोग, जो लोग मेरे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार। जी नमस्कार। लेखन के प्रति मेरा रुझान कब से हुआ, ये मुझे बहुत ठीक प्रकार से याद नहीं है। हाँ, मुझे याद है जब मैं 5th या 6th में पढ़ती थी तो हमारे एक कविता का एक प्रतियोगिता थी। उस प्रतियोगिता में हमें देशभक्ति की कोई गौरवशाली कविता लिखने को कहा गया था। उस समय मैंने जो कविता लिखी थी उसके बोल तो मुझे बहुत ठीक से याद नहीं है। उसमें मुझे द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था और कुछ इस तरह से था कि दुश्मन से कहना हम तैयार हैं, कुछ इस तरह से था। मैंने अपनी कविताओं को बहुत सहेज के काफ़ी टाइम बाद रखना शुरू किया था। अभी हाल ही में मेरी पहला काव्य संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ है बोधि प्रकाशन से, जयपुर से।
निनाद गूंज प्रकृति की। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बार विनोद विट्ठल जी का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी इस पुस्तक की भूमिका लिखना स्वीकार किया। बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने मेरी इस पुस्तक की भूमिका बहुत ही खूबसूरती से लिखी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी अधिकतर कविताएं प्रकृति को साथ लेकर चलती हैं। ज़्यादातर मेरी कविताओं में प्रकृति का विश्लेषण या विवरण ज़्यादा होता है, चित्रांकन ज़्यादा होता है। इससे मेरी इस कविता संग्रह में मेरी पहली कविता है संकेत समय के पास। भोर के ओर छोर बहती बयार पूरब की। भोर के ओर छोर बहती बयार पूरब की, समाधि में मग्न समय देह पर। समाधि में मग्न समय देह पर, लिखता गगन नरगिस की कलम से भविष्य। समाधि में मग्न समय देह पर, लिखता गगन नरगिस की कलम से भविष्य। अंजुरी भर जल जैसा जीवन। अंजुरी भर जल जैसा जीवन, पीता जाता समय। अंजुरी भर जल जैसा जीवन, पीता जाता समय। रह जाता रीतापन। रह जाता रीतापन। नमी अब भी है शेष। नमी अब भी है शेष, जो संकेत है हमारे होने का समय के पास। नमी अब भी है शेष, जो संकेत है हमारे होने का समय के पास। इसके पश्चात मेरी एक अगली कविता है बारिश के बाद। कुछ पल गुजर जाते बारिश के बाद। कुछ पल गुजर जाते बारिश के बाद, जैसे हल्की फुहार के बीच लंबे धुले सुनसान रास्ते पर। जैसे हल्की फुहार के बीच लंबे धुले सुनसान रास्ते पर, बरसाती पहने गुनगुनाते गुजर जाता कोई। जैसे हल्की फुहार के बीच लंबे धुले सुनसान रास्ते पर, बरसाती पहने गुनगुनाते गुजर जाता कोई। हाँ जोगी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, उनसे अलग नहीं है। और इसीलिए मेरी कविताओं में प्रकृति का बहुत ज़्यादा मैंने उसका चित्रण किया है। मेरी कविताएं कुछ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। कुछ कविताएं मेरी सिर्फ 4-4, 5-5 मतलब पंक्तियों में ही हैं, जिनमें मेरी भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति की गई है। मैंने की है उसमें सिर्फ 4-5 पंक्तियों में ही की गई जो मेरी भावों की अभिव्यक्ति है, उनमें से मैं आपको चंद कविताएं पढ़कर सुना रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है यादें। यादें महकते हार के धागे सी। यादें महकते हार के धागे सी, फूल झड़ने पर भी रह जाती बाकी जहाँ खुशबू। यादें महकते हार के धागे सी, फूल झड़ने पर भी रह जाती बाकी जहाँ खुशबू। ऐसी ही एक और छोटी सी कविता है ओस की बूंद। सुनो ओस की बूंद, संभल के धीरे और धीरे। सुनो ओस की बूंद, संभल के धीरे और धीरे। रखना पाँव। गोद में फूल की सोई है चांदनी। गोद में फूल की सोई है चांदनी।
एक और छोटी सी कविता है। शहर से दूर बना लिया है घर अपना, शहर से दूर बना लिया है घर अपना, कि अब किसी का इंतज़ार नहीं। शहर से दूर बना लिया है घर अपना, कि अब किसी का इंतज़ार नहीं। कविता हर किसी के लिए बहुत गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। जहाँ पर आपको बहुत गहरे संवेदनशील होकर के जहाँ आप सोचना शुरू करते हैं, वहीं से आपकी कोई भी रचना की शुरुआत होती है। मैंने कभी भी शब्दों को तराशने की कोशिश नहीं की। जैसे जैसे मुझे दिमाग में शब्द आए, मेरे मन में एक भाव उभरा, मैंने उसे कागज़ पर उतार दिया। जहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा तराशा जा सकता है, वहाँ मुझे लगा कि भाव कहीं खो जाता है। इसलिए मैंने कभी भी भावों को, शब्दों को तराशने की कोशिश नहीं की। अब मैं आपको 4-5 पंक्तियों के अलावा कुछ थोड़ी बड़ी कविताएं आप लोगों के सामने, सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चांदनी। श्वेत शुभ्र वस्त्र धारण कर, श्वेत शुभ्र वस्त्र धारण कर, श्वेत फूलों का श्रृंगार कर। श्वेत शुभ्र वस्त्र धारण कर, श्वेत फूलों का श्रृंगार कर, केशों को संवार, इठलाती खिलखिलाती, चांद के रथ पर हौले से पाँव रख। इठलाती खिलखिलाती, चांद के रथ पर। हरि विष्णोई सर, नमस्कार, अभिवादन सर। श्वेत फूलों का श्रृंगार कर, केशों को संवार, इठलाती खिलखिलाती, चांद के रथ पर हौले से पाँव रख। संसार के मुख्य द्वार से प्रवेश कर, संसार के मुख्य द्वार से प्रवेश कर। पूरी धरा पर शांत हो विश्राम करती तुम, पूरी धरा पर शांत हो विश्राम करती तुम। चांद मंत्रमुग्ध हो निहारता तुम्हें भोर होने तक, चांद मंत्रमुग्ध हो निहारता तुम्हें भोर होने तक। प्रकृति का बहुत प्रभावी मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन छायावादी युग में बहुत हुआ है। छायावादी युग में बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत तो प्रकृति के सुकुमार कवि ही कहे जाते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से प्रकृति का चित्रण किया है। हम सब लोग भी यदा कदा प्रकृति का पर्सोनिफिकेशन कर ही देते हैं और हम इस तरह के प्रयोग कुछ कर लेते हैं। प्रकृति से ही जुड़ा एक और विषय होता है पर्यावरण, और आजकल सभी लोग पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील भी हो रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर जो जंगलों की कटाई हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा सभी लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी जगह जगह लोग विकास के नाम पर इस तरह के कार्य कर ही रहे हैं। यद्यपि हम देखते हैं कई जगह वृक्षारोपण भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जंगलों की सफाई कर दी जाती है, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, हिम शिखर पिघल रहे हैं। इसी तरह की भावों की एक अभिव्यक्ति लेकर के मैं आपको एक ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। हिम तुम अजेय हो, तुम खड़े अटल, तुम खड़े अटल, युग युगांतर से सदा शिव लीन जैसे तपस्या में। तुम खड़े अटल, युग युगांतर से सदाशिव लीन जैसे तपस्या में। कौन कर सकता भंग तप तुम्हारा,
कौन कर सकता भंग तब तुम्हारा, जिन पर हो अनुग्रह देते उन्हें स्थान मस्तक पर। जिन पर हो अनुग्रह देते उन्हें स्थान मस्तक पर, अपने भोलेनाथ के चांद सा। गर्व करते लोग कहते फतेह कर लिया तुम्हें। गर्व करते लोग कहते फतेह कर लिया तुम्हें। अब पिघलने लगे तुम भी। देख दशा माँ धरा की। कौन बचेगा भला अब इस प्रकोप से। कौन बचेगा भला अब इस प्रकोप से। नष्ट होंगे कई बेकसूर भी। नष्ट होंगे कई बेकसूर भी। अपने व धरा के अस्तित्व को बचाने। अपने व धरा के अस्तित्व को बचाने किसकी ज़रूरत होगी तुम्हें। किसकी ज़रूरत होगी तुम्हें। हे हिम तुम अजेय हो। हे हिम तुम अजेय हो। इसी प्रकार एक और मेरी कविता है। फिर बहो कल कल। सदियों से गुजरती तुम यहाँ से। सदियों से गुजरती तुम यहाँ से। हम देखते आ रहे आज भी याद करते तुम्हें। हम देखते आ रहे आज भी याद करते तुम्हें। निश्चल धारा तुम्हारी बचपन में पुल से गुजरते। बचपन में पुल से गुजरते जब नतमस्तक हो उछाल देते सिक्का एक। जब नतमस्तक हो उछाल देते सिक्का एक। वो छप से समा जाता अंक में तुम्हारे। वो छप से समा जाता अंक में तुम्हारे। हम देखते अपने सिक्के के साथ अनगिनत खजाना तुम्हारा। हम देखते अपने सिक्के के साथ अनगिनत खजाना तुम्हारा। छोटी बड़ी मछलियाँ कछुए निश्चिंत रहते गोद में तुम्हारी। छोटी बड़ी मछलियाँ कछुए निश्चिंत रहते गोद में तुम्हारी। दुग्ध धवल चांदनी में किनारे बैठ सुनते कल कल। दुग्ध धवल चांदनी में किनारे बैठ सुनते कल कल। वो आज भी बसी है यादों में हमारी। वो आज भी बसी है यादों में हमारी। किंतु आज द्रवित हो जाते देख दशा तुम्हारी। किंतु आज द्रवित हो जाते देख दशा तुम्हारी। तुमने जिनको पाला पोसा। तुमने जिनको पाला पोसा बना दिया बीमार उन्होंने ही तुम्हें। तुमने जिनको पाला पोसा बना दिया बीमार उन्होंने ही तुम्हें। काश तुम सब घृणित अवशेषों से मुक्त हो। काश तुम सब घृणित अवशेषों से मुक्त हो। स्वस्थ रहो फिर से गतिमान बहती रहो। फिर से गतिमान बहती रहो कल 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 कल। अब आपके सामने मैं एक कविता पेश करना चाह रही हूँ। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि गरीब बुज़ुर्ग बच्चे, ऐसे बुज़ुर्ग जिनको उस समय एक सहारे की ज़रूरत होती है उस उम्र में,
लेकिन वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें भीख मांगते दिखाई देते हैं। या फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनका बचपन ही उनसे छिन जाता है, उन्हें बचपन की हंसी खुशी वो सब कुछ याद नहीं रहता, उनको सिर्फ यही करना होता है कि किस तरह से वो अपना पेट भर सकें। हम लोग हमेशा ये सुनते आते हैं कि 1,84 भोगने के बाद में हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। लेकिन कई बार मैं यही सोचती हूँ कि जब 1,84 भोगने के बाद भी अगर इतना लाचार और असहाय जीवन मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तो फिर कौन से पुण्य ऐसे होते हैं जिनसे मनुष्य हर चीज़ पा सके, हर अपनी जो बेसिक ज़रूरत हैं वो तो कम से कम पूरी हो सके। मैं इसी भाव को अभिव्यक्त करती हुई अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पुण्यों का फल। शहरों की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के बीच, शहरों की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के बीच खो जाती लाचारी, बेबसी, असहाय बुजुर्गों, बच्चों की। शहरों की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के बीच खो जाती लाचारी, बेबसी, असहाय बुजुर्गों, बच्चों की। सुबह की सैर के बाद सेहत के लिए पीते जूस, सुबह की सैर के बाद सेहत के लिए पीते जूस, उनके सामने खड़े हाथ पसारे लाचार बच्चे, उनके सामने खड़े हाथ पसारे लाचार बच्चे, जो सिर्फ पेट की अग्नि को शांत करने की जुगत में घूमते दिखाई देते, जो सिर्फ पेट की अग्नि को शांत करने की जुगत में घूमते दिखाई देते, किंतु उनकी एसी कार से झांकता टॉमी, किंतु उनकी एसी कार से झांकता टॉमी अपनी गुर्राहट से सहमा देता उन्हें, किंतु उनकी एसी कार से झांकता टॉमी अपनी गुर्राहट से सहमा देता उन्हें। 1,84 भोग कर बड़े भाग से मिले इस मानुष तन के पुण्य, 1,84 भोग कर बड़े भाग से मिले इस मानुष तन के पुण्य उस टॉमी के पुण्यों से छोटे कैसे हो गए। 1,84 भोग कर बड़े भाग से मिले इस मानुष तन के पुण्य उस टॉमी के पुण्यों से छोटे कैसे हो गए। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मौन। झील में झांकता है चांद, झील में झांकता है चांद, निहारता रूप नार्सिसस की तरह चुपचाप। झील में झांकता है चांद, निहारता रूप नार्सिसस की तरह चुपचाप। समझा नहीं कोई मन उसका चांदनी के सिवा, समझा नहीं कोई मन उसका चांदनी के सिवा, जो बैठती है खामोश उसके साथ, जो बैठती है खामोश उसके साथ। मन समझने को मौन ज़रूरी है क्यों, मन समझने को मौन ज़रूरी है क्यों। अगली कविता का शीर्षक है मन। मन निकल पड़ा आज, मन निकल पड़ा आज अपने भीतर के हर कोने से फेंक देना चाहता हर दुख का एहसास। मन निकल पड़ा आज अपने भीतर के हर कोने से फेंक देना चाहता हर दुख का एहसास। खो जाना चाहता
मुक्त हो जाना चाहता, मुक्त हर उदासी आंसू पीड़ा से। हो जाना चाहता मुक्त हर उदासी आंसू पीड़ा से। मन खुश होना चाहता है, मन खुश होना चाहता है। अब जीवन की एक और अवस्था है और एक बहुत बड़ा यथार्थ है, वृद्धावस्था या बुढ़ापा। इस अवस्था में अधिकतर लोग हताश, निराश, इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। वो जैसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। उनके जीवन में कोई उल्लास, कोई खुशी, कोई जोश नहीं रहता। इसी भाव को लिए मेरी कविता है कोशिश। मैंने कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे किए, मैंने कुछ सूखे पत्ते इकट्ठा किए, करने लगी कोशिश उन्हें आकार देने की। करने लगी कोशिश उन्हें आकार देने की। कुछ बिखर गए, कुछ बिखर गए, टूट गए कुछ। कुछ बिखर गए, टूट गए कुछ, मगर कुछ थे जो ढल गए। मगर कुछ थे जो ढल गए, यानी जिनमें थोड़ी सी भी आशा थी, उम्मीद थी, वो उस आकार में ढल गए। मगर कुछ थे जो ढल गए आकृति में। वो हल्की हरियाली लिए थे, वो हल्की हरियाली लिए थे। अब फिर कोशिश जारी है, अब फिर कोशिश जारी है, धीरे धीरे सूखे पत्तों को आकार देने की। अब फिर कोशिश जारी है, धीरे धीरे सूखे पत्तों को आकार देने की। डॉक्टर साहब धन्यवाद। अगली कविता है मेरी, खुशबू तुम्हारी। रात पूरे चांद के साथ मैंने देखा जुगनू भरा झाड़ तारों सा। रात पूरे चांद के साथ मैंने देखा जुगनू भरा झाड़ तारों सा। ऐसे में तुम जब अपने होने का एहसास कराए बगैर, ऐसे में तुम जब अपने होने का एहसास कराए बगैर खिले, हवा तुम्हें छूकर आती मुझ तक। हवा तुम्हें छूकर आती मुझ तक, लिए अपने साथ खुशबू तुम्हारी। लिए अपने साथ खुशबू तुम्हारी। जीवन में समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है। घर परिवार, सारे रीति रिवाज, घर के जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, लोग उसको अपनाना नहीं चाहते, उसको लगातार उसके साथ जीना नहीं चाहते। लोग समय के साथ बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। बूढ़े पेड़ भले ही फल नहीं देते हैं, लेकिन छाया देते हैं, और उनकी छाया हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती है सर। लेकिन हमें ज़रूरत यही है, उनको तराशने का मतलब यही कि हम उनको सहारा दे सकें, और हमको उनको ऐसे ही बहुत प्यार से, जिस तरह उन्होंने हमें सींचा, वैसे हमें उन्हें बहुत सहारा दे करके बहुत प्यार से रखना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोग सब अपनी सुविधा के हिसाब से ही आगे बढ़ते जाना चाहते हैं।
सुषमा मैम, धन्यवाद, आभार, स्वागत। मेरी कविता अगली जो है वो इसी तरह के भावों को लिए हुए है कि कैसे घर की पुरानी परंपराओं को नई पीढ़ी छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहती है और सारी परंपराएं पीछे छूटती चली जाती हैं। मेरी कविता का शीर्षक है यादें नाना की। नानी ने सजा रखी हैं यादें नाना की। नानी ने सजा रखी हैं यादें नाना की। खाली शीशी इत्र की, चांदी की डिबिया नस्वार की, पानदान हुक्के की शक्ल में। नानी ने सजा रखी हैं यादें नाना की। खाली शीशी इत्र की, चांदी की डिबिया नस्वार की, पानदान हुक्के की शक्ल में। सहेज ना सकी खड़ाऊँ रसोई की। सहेज ना सकी खड़ाऊँ रसोई की। आटे की लकीर सूत के धागे जनेऊ के। सहेज न सकी खड़ाऊँ रसोई की। आटे की लकीर सूत के धागे जनेऊ के। मीठी धूप आंगन की। मीठी धूप आंगन की। क्या इसी को कहते हैं टूटना रवायत का और बीत जाना वक्त के साथ? क्या इसी को कहते हैं टूटना रवायत का और बीत जाना वक्त के साथ? मेरी एक और अगली छोटी सी कविता है, चांद घर। चांद घर में देखा था जिसे कभी काटते बुनते सपने। चांद घर में देखा था जिसे कभी काटते बुनते सपने। सुना है अब भी दिखाई देती है बच्चों की भोली आँखों में। चांद घर में देखा था जिसे कभी काटते बुनते सपने। सुना है अब भी दिखाई देती है बच्चों की भोली आँखों में। वो उनकी मासूम आँखों में है या चांद घर में? वो उनकी मासूम आँखों में है या चांद घर में? एक बात और है, हम सभी लोग अपने जीवन में, हम जो आम इंसान हैं, अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कई बार तो इतना संघर्ष करना पड़ता है कि अगर कोई ये कहे कि लीजिए अब फिर से आपका जीवन इसी तरह से शुरू होगा और आप लीजिए और फिर से अपना जीवन शुरुआत कीजिए, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, बस अब आप हमको माफ़ कर दीजिए, हमारा जीवन इतना ही था, इतना ही काफ़ी है, हमें इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। इतना संघर्ष से थक जाता है इंसान कि उसे दोबारा से वो सब संघर्ष से गुजरने की हिम्मत ही नहीं रहती। तो इसी भाव को व्यक्त करती हुई मेरी एक कविता है, जीवन यात्रा। भाल पर लगा तिलक, दिए शुद्ध धवल वस्त्र। भाल पर लगा तिलक, दिए शुद्ध धवल वस्त्र। सौंप दी पोथी थमाई खड़ाऊँ। सौंप दी पोथी थमाई खड़ाऊँ। कहा शुरू करो जीवन यात्रा। कहा शुरू करो जीवन यात्रा। मैं पथ से अनजान, मैं पथ से अनजान, बाधित डगर तेज तूफान। मैं पथ से अनजान, बाधित डगर तेज तूफान, चलती रही अनवरत। पूर्ण कर यात्रा पहुँची वहीं, पूर्ण कर यात्रा पहुँची वहीं,
जीर्ण शीर्ण वस्त्र, छिन्न भिन्न हुई पोथी, थमा उन्हें बैठ तकती। पूर्ण कर यात्रा पहुंची वहीं, जीर्ण शीर्ण वस्त्र, छिन्न भिन्न हुई पोथी, थमा उन्हें बैठ तकती। वे मुस्कुराए, थामा मेरा हाथ, दिया आशीर्वाद। वे मुस्कुराए, थामा मेरा हाथ, दिया आशीर्वाद। उठे पुनः देने वही सब, उठे पुनः देने वही सब। कहा मैंने बस, अब दूर न करो चरणों से मुझे। कहा मैंने बस, अब दूर न करो चरणों से मुझे। हे पिता मुझे क्षमा करो, हे पिता मुझे क्षमा करो। मेरे लिए कविता किस तरह से किस तरह से मैं शब्दों को कविता में ढालती हूँ, इसकी भी एक छोटी सी अभिव्यक्ति मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आपके साथ साझा कर रही हूँ। साधती हूँ शब्द सुर की तरह, साधती हूँ शब्द सुर की तरह, सुनने जिन्हें उतर आते राजहंस एहसास की झील पर। साधती हूँ शब्द सुर की तरह, सुनने जिन्हें उतर आते राजहंस एहसास की झील पर। आती मिलने जिनसे परियां सुख दुख की, आती मिलने जिनसे परियां सुख दुख की। मिलाने स्वर स्वरों में, मिलाने स्वर स्वरों में, और बनने लगता सब कुछ कविता, और बनने लगता सब कुछ कविता। अभी कोविड के समय पर लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ़ का सामना किया। ख़ासकर जो श्रमिक वर्ग था, जो जिनका रोज़गार छिन गया और जो लंबी लंबी यात्राएं करके अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हुए, और उस समय भी उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ और बहुत उन्होंने बुरा समय देखा। इन्हीं सब की अभिव्यक्ति मैं आपको एक अपनी कविता में पढ़ के सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है आस। अनदेखे रास्तों पर बोझिल कदमों से तय करते दूरी, अनदेखे रास्तों पर बोझिल कदमों से तय करते दूरी। लंबे सफ़र की नंगे पाँव में छाले, भूखा पेट, सूनी आँखें, सूखे होंठ। अनदेखे रास्तों पर बोझिल कदमों से तय करते दूरी। लंबे सफ़र की नंगे पाँव में छाले, भूखा पेट, सूनी आँखें, सूखे होंठ। क्या सौगात दी समय ने, क्या सौगात दी समय ने। कहीं भूख प्यास, कहीं अपनों के मृत शरीर, कहीं भूख प्यास, कहीं अपनों के मृत शरीर। उपेक्षा का दंश झेलते, कहीं पूरी देह पर सहते सैनिटाइज़र का छिड़काव। कहीं भूख प्यास, कहीं अपनों के मृत शरीर। उपेक्षा का दंश झेलते, कहीं पूरी देह पर सहते सैनिटाइज़र का छिड़काव। जैसे बीमारी हो वे, जैसे बीमारी हो वे समाज की। कहीं कुचले गए शरीरों की बंद मुट्ठियों में मृत सपने, कहीं कुचले गए शरीरों की बंद मुट्ठियों में मृत सपने। सब जीवित होने की चाह लिए लौट आना चाहते, सब जीवित होने की चाह लिए लौट आना चाहते। फिर से
जिंदा सपनों के साथ, फिर से जिंदा सपनों के साथ, जहाँ थके हारे बतियाते रातों को, जहाँ थके हारे बतियाते रातों को, कभी खुश हो थाली पर ही मारते थाप चंग की तरह, कभी खुश हो थाली पर ही मारते थाप चंग की तरह। काश हर ज़ख्म भर जाए उनका, काश हर ज़ख्म भर जाए उनका, सुनहरे सपनों के साथ लौट आए सुबह जीवन की, सुनहरे सपनों के साथ लौट आए सुबह जीवन की। अधिकतर देखा जाता है कि जो महिला साहित्यकार हैं वो नारी पर केंद्रित कविताएं या रचनाएं अपनी ज़्यादा लिखती हैं, अधिकता से लिखती हैं। मैं किसी वाद से नहीं जुड़ी, किसी भी मैंने हमेशा सभी तरह की रचना लिखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी स्त्री एक समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और हमारे समाज में होता ये है कि स्त्री को पहले इंसान नहीं स्त्री माना जाता है। पुरुष इंसान भी है, स्त्री भी है, पुरुष इंसान भी है और पुरुष भी है, किंतु स्त्री पहले स्त्री है, उसके बाद इंसान है। वो अपना पूरा जीवन अपनी गृहस्थी में अपने सपनों को छोड़कर बिता देती है। उसके सपने उसके लिए कोई मायना नहीं रखते, और ऐसी स्थिति में बहुत सारी प्रतिभाशाली स्त्रियां अपना जीवन सारा अपना इस गृहस्थी में लगा के अपने सपनों को भूल जाती हैं। हालांकि अब समय बदल गया है, स्त्रियों में भी बहुत आत्मविश्वास से भरपूर हो गई हैं, स्वावलंबी हो गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी स्त्रियां आज भी ऐसी हैं जिनकी प्रतिभाओं का खुलकर जिनकी प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती। वो अपने सपनों का गला घोंट कर रह जाती हैं, और इतना उनका मन कुंद हो जाता है कि वो फिर कुछ करना चाहती ही नहीं है। इसी तरह की भावों की अभिव्यक्ति लिए मेरी एक रचना है, ऊंची उड़ान। खूबसूरत होना कितने आत्मविश्वास से भर देता था, खूबसूरत होना कितने आत्मविश्वास से भर देता था। अब कहाँ ढूंढें उसे, अब कहाँ ढूंढें उसे, यहाँ बालों की सफ़ेदी फटी बिवाइयाँ लिए झोंक दिया, यहाँ बालों की सफ़ेदी फटी बिवाइयाँ लिए झोंक दिया, जैसे नाराज़ हो खुद से ही, जैसे नाराज़ हो खुद से ही। उड़ना चाहती थी वो भी उन्मुक्त, उड़ना चाहती थी वो भी उन्मुक्त, अपनी तय की गई दिशा की ओर, अपनी तय की गई दिशा की ओर। अपने वजूद को देना चाहती थी नया आयाम, अपने वजूद को देना चाहती थी नया आयाम, भर देना चाहती थी हर खुश रंग, भर देना चाहती थी हर खुश रंग। अब खो गई हर दिशा, अब खो गई हर दिशा, अब तो कैद है पिंजरे में, अब तो कैद है पिंजरे में। बाहर की निगाहें महसूस कराती कठोर कारावास, बाहर की निगाहें महसूस कराती कठोर कारावास। तुम नहीं समझोगे ये पीड़ा, तुम नहीं समझोगे ये पीड़ा। तुम कहाँ गुज़रे इस बंदिश से, तुम कहाँ गुज़रे इस बंदिश से। जहाँ पंख काट कहा जाता उड़ो, सारा आसमान तुम्हारा है। जहाँ पंख काट कहा जाता उड़ो, सारा आसमान तुम्हारा है। उसकी आंसू भरी कातर निगाहें पूछती,
उसकी आंसू भरी कातर निगाहें पूछती पंख कहाँ हैं। उसकी आंसू भरी कातर निगाहें पूछती पंख कहाँ हैं। अट्ठास कर कहते तुम उड़ना जानती ही नहीं। अट्ठास कर कहते तुम उड़ना जानती ही नहीं। मगर नहीं, वो उड़ना चाहती ही नहीं। मगर नहीं, वो उड़ना चाहती ही नहीं। अब तो बस बाहर की दुनिया को भूल कछुए की तरह अपने ही खोल में सिमट जाना चाहती है। अब तो बस बाहर की दुनिया को भूल कछुए की तरह अपने ही खोल में सिमट जाना चाहती है। अब तो बस उड़ेगी वो एक ही बार। अब तो बस उड़ेगी वो एक ही बार। इतनी ऊंची उड़ान हमेशा हमेशा के लिए। इतनी ऊंची उड़ान हमेशा हमेशा के लिए। एक और मेरी कविता है। अक्सर हम लोग अपने जो जीते हुए सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ये सब कुछ बहुत संभाल के रखते हैं। हम कभी भी वो सर्टिफिकेट्स नहीं संभाल के रखते जिनमें सिर्फ ये लिखा होता है कि इन्होंने भाग लिया। इस तरह के सर्टिफिकेट्स हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसी भाव को लिए हुए मेरी एक छोटी सी कविता है। संदूकची। बेटे ने अलमारी से निकाली छोटी सी एक संदूकची। बेटे ने अलमारी से निकाली एक छोटी सी संदूकची। देखा उसमें पुरानी चिट्ठियाँ उसकी। देखा उसमें पुरानी चिट्ठियाँ उसकी। बचपन में बनाई आड़ी तिरछी पेंटिंग। बचपन में बनाई आड़ी तिरछी पेंटिंग। कुछ सर्टिफिकेट जो सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने के थे। कुछ सर्टिफिकेट जो सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने के थे। बेटे की आंखों में प्रश्न देख वे मुस्कुराए। बेटे की आंखों में प्रश्न देख वे मुस्कुराए। कहा, तुम्हारे मेडल, जीत के सर्टिफिकेट तुम्हारी जीत का अहम था। तुम्हारे मेडल, जीत के सर्टिफिकेट तुम्हारी जीत का अहम था। ये सर्टिफिकेट तुम्हारी कोशिशों, तुम्हारी हिम्मत का प्रमाण है मेरे पास। ये सर्टिफिकेट तुम्हारी कोशिशों, तुम्हारी हिम्मत का प्रमाण है मेरे पास। अब समापन की ओर जाते हुए मैं आप सब लोगों के सामने, आप सभी पदाधिकारियों के सामने, सभी माननीय मंच के सामने अपनी कुछ 4-5 पंक्तियों की एक कविता और प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। समापन की इन पंक्तियों को आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चाय की प्याली भरो, चाय की प्याली भरो, बालकनी में कुर्सी रखो। चाय की प्याली भरो, बालकनी में कुर्सी रखो, बैठो ज़रा इत्मीनान से। चाय की प्याली भरो, बालकनी में कुर्सी रखो, बैठो ज़रा इत्मीनान से। गुजार लो कुछ पल अपने साथ। गुजार लो कुछ पल अपने साथ। इसी के साथ मैं अपने इस काव्य पाठ का समापन करती हूँ। आप सभी लोगों का मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब लोग कवि समाज मंच की, पूरे कवि समाज मंच के माननीय पदाधिकारियों का, गरिमामय सदन का, सबका बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज इस अवसर पर ये मौका दिया कि मैं अपने विचार, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं आप सबके साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद।
नमस्कार।